अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आज एक नई सुबह है, नया दिन है, उसका आगाज़ करते हैं। अपने प्रोग्राम को भी शुरू करते हैं नई उम्मीदों नई उमंगों के साथ। मेरे साथ रियाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आज वो हमारे लिए कौन सी खबरें लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा रियाज साहब, कुछ दिनों से हमने बल्कि अपने कोई सियासी बात नहीं की, हमने सियासत को डिस्कस नहीं किया, जबकि बहुत कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में सियासत पे। और बात ये है कि जब हम सियासत के ऊपर बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी बात हमारे सामने नहीं आती और कुछ मसाइल ही आते हैं जिनको कि हमें डिस्कस करना पड़ता है। हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह अच्छी खबरें दें और पॉजिटिव न्यूज़ आपको दें, लेकिन ज़रूरी है बहुत कि अगर हमारे मुल्क में भी कुछ मसाइल चल रहे हैं तो उनको डिस्कस किया जाए। सियासी सूरत हाल स्पेशली किस तरह की चल रही है, रियाज साहब से मालूम करते हैं। जी रियाज साहब, काफ़ी कुछ हुआ पिछले हफ्ते में। हाँ बिल्कुल, आप सही करिए, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत तकरीबन अक्टूबर से जब से पीडीएम बनी है उसके बाद से बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कौमी असम्बली में बड़ी हंगामा आराई हुई। असल में वो एक्चुअली सेनेट बिल इलेक्शन के बारे में सेनेट बिल पेश हुआ था कि उसमें तरमीम की जाए और उसे ओपन बैलेट से कराया जाए, यानी पता हो कि किसने किसको वोट दिया है। पीटीआई वाला नून लीग को दे रहा है या नून। ये इसलिए किया गया कि जो वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है या कोई, वो शो ऑफ हैंड से होता है, लेकिन सेनेट के लिए जब आप इलेक्शंस होता है तो वो खुफिया होता है। तो कोई भी आदमी जो है किसी और को दे सकता है और आपको पता है कि यहाँ पैसा चलता है और एक बाज़ार लगता है, तो लोग ज़मीर को बेच कर जो है वो उसमें वोट देते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बन जाता है और जब वो पैसा खर्च करके बनेगा तो फिर आप सोच लें वो क्या करेगा, उसे डबल करना चाहेगा। तो इस गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि इसे ओपन बैलेट के ज़रिए कराया जाए ताकि बिके ना, कोई पता चल जाए कौन किसका गया है। अच्छा, उसकी अपोजिशन ने मुखालिफत की, ठीक है ये उनका हक़ है, लेकिन बहुत हंगामा रही हुई। अच्छा, बहुत सारे मुल्कों में होती है, कोई ऐसी नई बात है, मारपीट भी हुई है, कुर्सियाँ भी चली हैं दुनिया के बहुत सारे महज़ब मुल्कों में भी। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ओपन बैलेट की मुखालिफत क्यों? अगर आप सही हैं, आपका ज़मीर साफ़ है और आप ईमानदार हैं तो आप नहीं डरेंगे, आप कहेंगे कि मैं हाथ उठाता हूँ। बिल्कुल सही। मैं जिस पार्टी से हूँ लेकिन मैं दूसरी पार्टी को दे रहा हूँ अपने ज़मीर की आवाज़ पर, क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? अच्छा, अब मैं याद थोड़ा सा, हम लोग बहुत सियासतदानों को बुरा कहते हैं, ख़ास तौर से नई जनरेशन जो आजकल के दौर में के सियासतदानों को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे सियासतदान बुरे नहीं हैं और बहुत सारे उसूलों पर सियासत करते रहे। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करूंगा दो वाक़यात छोटे छोटे से मुख्तलिफ। पहले हम नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से मैं शुरू करूंगा जिसमें मैं भी था। तो जो भुट्टो साहब 66 में रिज़ाइन करके वापस आए कैबिनेट से और वो उसके बाद में फिर पार्टी उन्होंने अनाउंस की, तो हमारा जो विंग था और एक और एनएसएफ का जो ग्रुप था, तो बारी बारी ज़ाहिर नए आए बहुत पुरजोश नौजवानों के आइडियल थे, तो हम उनसे मिलने के लिए गए। 70 क्लिफ्टन में डेलीगेशन गया एनएसएफ का। तो भुट्टो साहब ने जो टाइम दिया था उसमें हम लोग बाहर बैठ के इंतज़ार करते रहे। 10-15 मिनट हो गए वो बाहर नहीं आए। हम नौजवानी का जोश था, खून था और तलबा तंजीम, तो सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं। भुट्टो साहब से कह दीजिए आपने टाइम दिया था, आपने बाहर नहीं आए, तो हम जा रहे हैं। तो पैगम्बर अंदर गया, अब जाकर जब वापस आया तो उसने कहा आपको अंदर बुला रहे हैं साहब। हम सब लोग अंदर गए तो देखे वो एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कपड़ा लगा हुआ है, नाई उनके बाल काट रहा था और उन्होंने सॉरी किया करके देखें ये था, इसने मुझे देर करती हुई, जो उनका बड़ा मखसूस पुरलुत्फ अंदाज होता था, बड़े फ्रेंडली वे में कि नहीं ये हो गया और मैं बहुत वो करता हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं आता इसलिए मैंने अंदर बुला लिया, मैं चाह रहा था मैं सही हो लिया मैं। अच्छा, फिर चलिए हमारी उनसे बात नहीं हो सकी। ये देखिए उनका जेस्चर था कि इतना पॉपुलर लीडर, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ठीक है जाते हैं तो चले जाएं। उसके बाद हम भुट्टो साहब को हमने फेवर नहीं किया, हम उनके ख़िलाफ़ थे, मतलब मुख्तलिफ रीज़न से। लेकिन जब पीएनए की तहरीक चली उनके ख़िलाफ़ तो हम उसूलों की बुनियाद पर हमने भुट्टो साहब को सपोर्ट किया। तो उस दौर में उसूलों के ऊपर सियासत होती थी, उसूली बुनियाद पर हमने भुट्टो साहब का साथ नहीं दिया, पीपल्स पार्टी का, दूसरे ग्रुप ने दिया हमारे एनएसएफ के। लेकिन जब पीएनए की तहरीक चली तो हमने देख लिया कि भुट्टो साहब का स्टैंड सही था, तो हमने उनका खुलकर साथ दिया। और पीएनए, हालांकि उसमें नेशनल पार्टी भी शरीक थी जिसको हम सपोर्ट करते थे, तलबा सियासत। फिर आप देखें नवाबजादा नसरुल्लाह खान, बहुत बड़ी ज़मींदार, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी जायदाद बेच कर सियासत की।
और कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी के बाबा जमहूरियत कहलाते थे। उनके बारे में एक लतीफ़ा है कि जब जमहूरियत होती थी तो वो एक ऐसा कुछ करते थे कि मार्शल लॉ लग जाता था, और जब मार्शल लॉ लगता था तो वो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करते थे। फिर मेराज मोहम्मद ख़ान को देखिए आप, जो भुट्टो साहब के साथ बानी अरकान में थे पीपल्स पार्टी के, वज़ीर भी रहे। नज़रियात की बुनियाद पर इख्तलाफ हुआ उनका, उन्होंने छोड़ा, मार भी खाई, एक आँख उनकी रोशनी भी चली गई, लेकिन उसूल की बुनियाद पर वो वजारत से बाहर आ गए। अब गलत था या सही वो हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन देखिए स्टैंड होते थे जी। मलिक मेराज खालिद वज़ीर आला पंजाब के बने, मुस्तफ़ा खैर बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड गवर्नर थे, और वो बहुत यानी समझिए दूध का काम करते थे। मलिक मेराज खालिद पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन उनकी बेगम जो थी सरकारी टीचर थी स्कूल में, मरते यानी वो आखिर वक्त तक टीचर ही रही। वज़ारत आला के दौर में भी रिक्शा में स्कूल जाती थी, रिक्शा से आती थी। देखिए वही बात है ना कि सियासत का मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप मुल्क के लिए आप सियासत कर रहे हैं और उसमें मकसद ये है कि आपने अपने मुल्क को तरक्की देनी है, आगे बढ़ाना है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हाईलाइट करना है, लेकिन अब सियासत ये हो गई है कि आपने सिर्फ आना है, कोई ना कोई वजारत लेनी है और उसके बाद अपनी जेबें भरनी है। तो ये ट्रेंड बड़ा गलत है। अब देखें कि पाकिस्तान जो बना था वो भी तो सियासी बुनियाद पे ही बना था, सियासत लड़ी गई, एक बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई और फिर पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन हम उन सब चीज़ों से हट गए हैं। तो आज की सियासत और पिछली सियासत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, सियासतदान बहुत बदल गए, उसूल नहीं रहा। अब देखिए आप, यही अपोजिशन ने कहा कि ये असम्बलियाँ जाली हैं, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, हम इसको नहीं मानते जी। अच्छा, जब आप असम्बली इसको नहीं मानते तो फिर असम्बली में जा क्यों रहे? आपने कहा हम इस्तीफ़े देंगे, इसलिए कि ये गैर अखलाकी और गैर सियासी है, इसका कोई जवाज़ ही नहीं है, सब धांधली की पैदावार है। आप जा भी रहे, इस्तीफ़े भी नहीं दे रहे, सेनेट के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो इनके जो आप बयानात लीडरों के मुख्तलिफ पार्टी, मैं किसी भी एक पार्टी को इसमें पॉइंट आउट नहीं करूँगा, हर पार्टी को आप अगर देखें तो वो उनके स्टैंड्स बदलते हैं, वो किसी अब अखलाक यानी सियासी जो अखलाकियात होती है या उसूल और प्रिंसिपल्स उसके ऊपर नहीं होती। तो बुनियादी फ़र्क यही हो गया है कि हम जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन हम जमहूरी उसूलों की पासदारी ख़ुद पार्टीज़ और लीडर्स नहीं करते। ना आपको मेराज खालिद, मेराज मोहम्मद ख़ान और अच्छा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर मैं आपको बताऊं, देखिए वो बिला शिरकत गैर बहुत ताकतवर हुक्मरान रहे, लेकिन उनका बदतरीन मुखालिफ भी जो भुट्टो को कितनी ही बुरा भला कहता हो, वो ये नहीं कह सकता कि उन्होंने करप्शन की अपने दौर में, उन्होंने पैसा बनाया। जो उनकी जद्दी पुश्ती जायदाद थी वही उनकी रही, लेकिन उन्होंने उसको ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई बाहर महलात बना लिए हों। उनके बच्चों की आप देखिए, लाइव देखिए, बाहर वो रहे, लेकिन उन्होंने कोई जायदादें नहीं बनाई, हालांकि वो शख्स बहुत कुछ कर सकता था। तो उससे सियासी तौर पर आप कितने ही इख्तलाफ करें, लेकिन किरदार को मैं बात करता हूँ कि जब तक आपका सियासतदान का किरदार सही नहीं होगा तो आपका ना मुल्क सही होगा ना आवाम सही होगा। आप क्या देखते हैं कि अभी जो हमारी सियासी सूरत हाल चल रही है ये तो बड़ी केओटिक है। सो अगर ये सब चीज़ें चलें, आप ये कहें कि थोड़े अरसे में बेहतर हो भी जाएंगी और बैठ जाएगा, ये सब जो एक उबाल आएगा ये बैठ जाएगा, उसके बाद आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल किस तरह की रहेगी, किस तरह के सियासतदान हैं, आगे आप क्या देखते हैं? देखिए, मुस्तकबिल के सियासतदान तो बनना ही बंद हो गए, इसलिए कि जो तलबा तंजीमें होती थीं और स्टूडेंट्स यूनियन होती थी वो एक्चुअली नई लीडरशिप पैदा करती थी, या फिर लोकल बॉडीज। ये भी तो ट्रेंड है कि जो भी सियासी पार्टीज़ हैं उनमें लीडर्स जो हैं वो एक विरासत चलती हुई आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अब वही है कि एक लीडर है वो ख़त्म हुआ, वो चला गया, किसी भी वजह से पार्टी छोड़ दी या फिर उसका कैरियर ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी जो औलाद है वो आगे आ जाएगी, तो मेरिट तो कहीं नहीं रहा ना। तो एक विरासत है, एक विरासत ये बादशाहतें हैं, ये जमहूरी पार्टियां नहीं हैं, ये शाही पार्टियां हैं। आप देखें सारी, मैंने आपसे एक मरतबा शायद पहले भी अर्ज़ किया था सॉरी, सिवाय जमात इस्लामी के जी, मैं उससे बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ उनके अंदर आप देखें उनके सदर कितने बदलते रहते हैं उनके, लेकिन आप बाकी पार्टीज़ को देखें, एक ही ख़ानदान के अंदर घूम रही है और मुस्तकबिल में भी यही होना है, पोते नवासियाँ यही बनेंगे। तो जब तक ये डायनेस्टिक रूल रहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और माज़रत के साथ मुझे तो अच्छा नहीं लगता आसार
कि डायनेस्टिक, अगर किसी ने डायनेस्टिक ये सिस्टम को ख़त्म कर दिया तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, लेकिन अगर मोरूसी सियासी जमातें और लीडर्स रहे तो हमारा मुल्क कभी भी कुछ नहीं, क्योंकि मोरूसियत उसी वक्त होती है जब ज़ाती अखराज होती है। मैंने एंजेला मर्केल वाला मैंने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको सुनाया था, वहाँ की चांसलर। हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं, अगर हम देखें तो दुनिया में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिससे कि हम सबक सीख सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अभी वक्त लगेगा और उम्मीद ज़रूर कायम है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अच्छी उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह बेहतर हालात होंगे अगर हम लोग थोड़ा सा ये है कि अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, अपना विज़न बेहतर करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब। और इसके साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपसे मिलते हैं अपना पाकिस्तान में।